तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है सरस्वती पॉइंट। तो आज हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 11 चैप्टर 2 के बारे में। जो इस चैप्टर में मैं इसमें वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, मतलब मौलिक अधिकार क्या होते हैं। इसलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो पहले मैं आपको अपनी डेफिनेशन जो इसमें लिखी गई है मैं आपको वो पहले बताता हूँ, फिर आपको मैं इसकी एक्सप्लेन करूँगा कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो चलिए देखते हैं, एक मिनट चलिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है देखते हैं, जिन कानूनों और अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया, मतलब जो कानून और जिन कानूनों और अधिकारों, मतलब जो कानून बनाए गए हैं जैसे मर्डर करने पर जो कानून है, जिन कानूनों का उल्लेख, मतलब इन जो मौलिक अधिकार है इन कानूनों का उल्लेख, जिन कानूनों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। मतलब मौलिक अधिकार क्या होता है, मौलिक अधिकार वे होते हैं जिन्हें का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहा जाता है। ये मतलब क्या ऐसा समझिए कि मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं, एक सिंपल लाइन में, कि जो जिन अधिकारों या जिन बातों का उल्लेख हमारे संविधान में किया गया है वो मौलिक अधिकार होते हैं। ये वह अधिकार होते हैं जो लोगों के विकास के लिए ज़रूरी है, मतलब लोगों के विकास के लिए कैसे ज़रूरी है। मौलिक अधिकार नॉर्मल मौलिक अधिकार क्या, मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं मैं आपको ऐसे थोड़ा मोड़ा बताता हूँ। मौलिक अधिकार जैसे विकास का, शिक्षा का। तो इससे मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकारों से लोगों को विकास होता है, शिक्षा मिलेगी तो लोगों का विकास होगा। मौलिक अधिकार शिक्षा का मौलिक अधिकार शिक्षा का अधिकार, ये मौलिक अधिकार में 6 मौलिक अधिकार होते हैं, जैसे शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, ऐसे मौलिक अधिकार होते हैं जिससे लोगों का विकास हो सके। लोगों के लिए विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत से देश में जैसे अमेरिका, फ्रांस आदि देशों में भी लोगों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपना। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमारे संविधान में क्यों किया गया। मतलब मौलिक अधिकार तो हमने बना दिया, अब हम संविधान में ज़रूरी क्यों, संविधान में क्या है ये भी क्वेश्चन हो सकता है। हम मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में क्यों करें, हमारे क्या ज़रूरत है मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में करने की। तो चलिए वो देखते हैं, मौलिक अधिकारों का उल्लेख हम संविधान में क्यों करते हैं। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख इसलिए किया जाता है कि लोगों को बिना भेदभाव के अधिकार प्राप्त हो और उन्हें अधिकार की गारंटी मिले। मतलब कि भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों को उल्लेख इसलिए किया जाता है कि लोगों को बिना भेदभाव, मतलब कि मौलिक अधिकार मान लो हमने कई मौलिक अधिकार हमने कहीं लिखे नहीं हो और कल को कोई कानून या किसी को शिक्षा को अधिकार प्राप्त न हो या स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त न हो, तो हम उसे अधिकार कहाँ से दिलेंगे, मौलिक अधिकारों में से देख के हम बताएंगे कि हाँ ये अधिकार सभी को मिले हुए हैं जिससे भेदभाव ना हो। ये हमारा मौलिक अधिकार होता है और लोगों को गारंटी मिले कि हाँ, मतलब कि हमें अधिकार मिलेगा, इसीलिए इसकी बात की गारंटी होती है, इसलिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं। मतलब भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तो चलिए देखते हैं, भाषण और अभिव्यक्ति की आज़ादी से आप क्या समझते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति का क्या मतलब होता है। भाषण मतलब तो आप लोग जानते होंगे, भाषण मतलब बोलना, अपनी मन की बात बोलना, अपनी जो आपको बोलना चाहते हो उसको बोलना। और अभिव्यक्ति का मतलब होता है लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना, जो आपने लिखा है पढ़ा है उसको बारे में बताना। तो चलिए डेफिनेशन देखते हैं। भारत के संविधान में हर नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है। मतलब भारत के संविधान में हर नागरिक को, हर लोग को भाषा मतलब बोलने की और लिखने और पढ़ने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ये हमारी भाषण और व्यक्ति का मतलब है। भाषण का मतलब बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब लिखना। भाषण तो हमारे संविधान में दिया गया है, हमारे संविधान में है कि सभी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो और कोई भी बोलकर तथा लिखकर अपने विचार को प्रकट कर सकता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अभिव्यक्ति का मतलब लिखना और भाषण का मतलब बोलना। लिखकर और बोलकर अपने विचार प्रकट कर सकता है
और उससे और उस इस चीज़ को पूरा आज़ादी है, और उस व्यक्ति को इस चीज़ों की पूरी आज़ादी है, वो अब बोल सकता है, वो लिख सकता है। इसलिए हमारे संविधान में किया गया। हमारे संविधान में इसे इसलिए किया गया क्योंकि आप लोग जानते होंगे पहले अंग्रेज़ों के समय में हम बोल नहीं सकते थे, ना हम अपनी बात लिख सकते थे। इसलिए जो हमारे संविधान के निर्माता है उन्होंने इस बात का ध्यान रखा है कि सभी व्यक्ति को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त हो, सब व्यक्ति अपने मन का बोल सके और अपने मन का लिख सके। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन में देखते हैं। इसलिए हमें भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकता है? मतलब कि मौलिक अधिकार हमारे जो संविधान सभा के निर्माता थे उन लोगों ने मौलिक अधिकार बनाए थे हमारे, तो क्या उनमें बदलाव किया जा सकता है? क्या वो मौलिक अधिकार हमसे ले जा सकते हैं वापस? तो चलिए देखते हैं, क्या संशोधन किया है, मतलब संशोधन मतलब क्या होता है? बदलाव। क्या मौलिक अधिकारों में बदलाव किया जा सकता है? हाँ, तो इसका आंसर है हाँ। भारत की संसद, भारत की जो संसद है मतलब कि लोकसभा, राज्यसभा, ये भारत की संसद है। तो हाँ, भारत की संसद संविधान के मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो इसका जवाब है हाँ, मौलिक अधिकारों में संशोधित कर सकती है। पर किसके तहत? अनुच्छेद 368 के। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया, अनुच्छेद 360 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 1 नंबर में बहुत आता है, बहुत बार पूछा गया है। 368 अनुच्छेद से क्या होता है, ये किस लिए इस्तेमाल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है। ये 1 नंबर में बहुत आया है क्वेश्चन। तो अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं। जो हमारी भारत की संसद के लोग हैं, भारत की संसद में हैं, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं, परंतु संसद को मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता, मतलब कि उनको ख़त्म नहीं कर सकता। बस ये है, उसमें कुछ बदलाव कर सकता है, रोक लगा सकता है किसी चीज़ को, लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता और ना ही कम कर सकता। मतलब कि अगर 6 हैं तो 6 ही रहेंगे, कम नहीं कर सकता। समाप्त और कम नहीं कर सकता हमारे मौलिक अधिकारों में संसद। बदलाव कर सकता है लेकिन समाप्त और समाप्त नहीं कर सकता। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपना। विशेष बहुमत से आप क्या समझते हैं? मतलब विशेष बहुमत क्या होता है? एक होता है बहुमत। बहुमत मतलब क्या होता है? मत देना। बहुमत मतलब क्या होता है? मत देना। ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा पक्का। बहुमत मतलब क्या होता है? मत देना। और विशेष मतलब कि किसी अलग तरीके से मत देना, कोई अलग और अच्छी तरीके से किसी और विधि के द्वारा मत देना, इसे हम कहते हैं विशेष बहुमत। विशेष बहुमत से क्या अर्थ है, ये हमारा क्वेश्चन है। विशेष बहुमत से क्या अर्थ है? विशेष मतलब अलग और बहुमत मतलब मत देना, किसी अलग तरीके से मत देना। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, हमारा आंसर देखते हैं। हमारे संविधान की कुछ और धाराओं में संशोधन करने के लिए विशेष विधि के द्वारा किए जाता है। मतलब कि हमारे संविधान में जो संशोधन करना होता है उसके लिए कोई उसके विशेष, जो हमारे संविधान की कुछ और धारा है, मतलब कि जो कुछ धाराएं हैं जिनके अंदर कुछ बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, उसके अंदर केवल विशेष विधि द्वारा ही संशोधन किया जाता है। प्रस्तावना किसी भी, तो हम अगले चलते हैं। तो ये प्रस्तावना किसी भी सदन में भेजा जाता है। मतलब कि ये प्रस्ताव होता है, मतलब कि संशोधन करने का जो प्रस्ताव होता है, टॉपिक उठाया जाता है, मुद्दा उठाया जाता है, ये किसी भी सदन में भेजा जा सकता है। मतलब किसी भी सदन का मतलब समझ रहे हो आप लोग, लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में भेजा जा सकता है, चाहे लोकसभा में भेजा जाए या राज्यसभा में, किसी भी सदन में पहले भेजा जा सकता है। और ये यदि सदन के कुल संख्या के साधारण बहुमत, मतलब कि कुल संख्या मतलब सदन के मान लो 100 जन है सदन में, उनके साधारण बहुमत मतलब 100 जनों ने बहुमत दिया, अपना मत दिया। साधारण बहुमत का मतलब समझ लो बिल्कुल सिंपल तरीके से, जैसे हमारा वोटिंग होता है, हमारा वोट होता है हमारे यहाँ, बिल्कुल वैसा बिल्कुल बहुमत संसद के साधारण बहुमत के अनुसार। और उपस्थित व मत देने वाले, उपस्थित मतलब कि जो संविधान में प्रेजेंट है, और मत देने वाले, एक ही बात समझ लो, जो प्रेजेंट हो गए वो तो मत देगा ही ना। तो उपस्थित और मत देने वालों के 2.5 मतलब 2/3 बहुमत। एक तरह समझो कि जैसे संसद की साधारण विधि मतलब सबने वोट दिया, और उपस्थित और मत देने वाले मतलब जो संसद में मौजूद थे उन्होंने वोट दिया, तो 2/3 के हिस्सेदारी से, मतलब 2/3 के तहत बदलाव किया जाएगा। मतलब 2/3 अगर बहुमत प्राप्त हो उस बिल को तो ही इसमें संशोधन होगा, वरना नहीं होगा। और ये बात याद रखना कि संसद में कोई प्रस्ताव अगर उपस्थित हो तो वो केवल बिल कहलाता है, जब तक वो पास नहीं होता वो कोई कानून नहीं बनता, वो केवल बिल कहलाएगा। तो हम आगे चलते हैं। एक सदन में पास हो जाने के बाद तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है, और
उस सदन के लिए भी यही तरीका, मतलब कि जो पहले तरीका अपनाया गया है बहुमत करा के, वही तरीका इसके लिए भी है। और जब दोनों सदनों से बिल पास हो जाता है, ये बिल है हमारा, ये को लिखा बिल लिखा सॉरी, ये बिल पास हो जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है साइन होने के लिए। हमारा जो मतलब कि संसद ने जब कानून बना देती है तो उसे उसके बाद में राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ताकि वो कानून बना सके। राष्ट्रपति की स्वीकृति लास्ट राष्ट्रपति की होती है, मतलब राष्ट्रपति ये आदेश देता है कि इस कानून को पास किया जाए या ना किया जाए। तो देखते हैं विशेष विधि द्वारा कौन कौन से कानूनों को बदला जा सकता है। तो हमारे संविधान में जो हमारी थर्ड एंड लाइन है, हमारे संविधान में जिन विधियों का उल्लेख पहले और तीसरे वर्ग में किया गया है, केवल उन्हीं को छोड़कर बाकी सभी धाराओं को इस विधि द्वारा बदला जा सकता है। मतलब पहले और थर्ड पार्ट में जिनका उल्लेख किया गया है केवल उन्हें ही बदला जा सकता है, बाकी किसी को नहीं बदला जा सकता। तो चलिए अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जाता है। हमने पहले भी मैंने आपको पहले ही बताया था, मौलिक अधिकारों में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों में संशोधन संसद द्वारा किया जाता है। हमारे मौलिक अधिकारों में जो संशोधन होता है, मतलब कि मौलिक अधिकारों में जो बदलाव होता है वो संसद कर सकता है। संसद कौन होता है? लोकसभा और राज्यसभा। ये मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बताया है। और ये कौन से संविधान की धारा से कर सकते हैं? अनुच्छेद 368 के तहत कर सकते हैं मौलिक अधिकारों में संशोधन। ये हमारे मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकते हैं 368 धारा के तहत। तो चलिए आगे चलते हैं। हमारा हालांकि आप लोग क्वेश्चन 6, हालांकि मैंने आपको क्वेश्चन 6 समझ पाया, मैंने आपको पहले भी बता दिया, पहले भी क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1978 के संविधान संशोधन में किस अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों से निकाल दिया। 1978 में एक संशोधन हुआ था, संविधान में संशोधन हुआ था जिसके तहत एक मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आया 1 मार्क्स का। तो चलिए देखते हैं 1978 में कौन से हटा दिया था। तो संविधान के मौलिक अधिकारों में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। मतलब संपत्ति के अधिकार को कैसे, मतलब सरकार, आप लोगों ने देखा होगा कि सरकार झुग्गियों को हटा देती है क्योंकि उसके ऊपर संपत्ति का अधिकार नहीं है किसी को भी। अगर देखा होगा कि कहीं सरकार को रोड चौड़ा करना होता है तो वो कुछ मकानों के साइड से तोड़ देती है, इसलिए सरकार ने संपत्ति का अधिकार हटा दिया था। क्योंकि बहुत सी जगह पे ऐसा था कि सरकार को काम करना था लेकिन संपत्ति के अधिकार होने के कारण वो वहाँ पे पुल या किसी और काम को नहीं बना सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट ने संपत्ति के अधिकार को संविधान के मौलिक अधिकारों से हटा दिए थे। लेकिन ये बात ध्यान रखने कब हटाया था? 1978 को यह मौलिक अधिकार हटाया था। 1978 में संशोधन हुआ था, उसमें ये मौलिक अधिकार को हटाया गया था। तो चलिए आगे देखते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से में क्या अंतर है। मतलब मौलिक अधिकार को तो मैंने आपको पहले बता दिया कि मौलिक अधिकार संविधान के अंदर वे अधिकार होते हैं जो संविधान के अंदर लिखे गए हैं या संविधान के अंदर बताए गए हों। और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से क्या मतलब है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से मतलब है कि जो हमारी गवर्नमेंट जो हम चुनते हैं, मतलब कि हम जिसको वोट देते हैं उसके पास राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होता है। मतलब कि राज्य के कल्याण के लिए, राज्य के विकास के लिए उसके पास सिद्धांत होते हैं। वो उसके पास भी एक दस्तावेज होता है जिसको देख के वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बनाता है, मतलब राज्य के कल्याण के लिए काम करता है। तो ये केवल गवर्नमेंट के पास होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार को देखते हैं, हालांकि मैंने आपको मौलिक अधिकार बता ही दिया, तो फिर भी एक बार बता देता हूँ। मौलिक अधिकार को न्याय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मतलब कि मौलिक अधिकार को न्याय द्वारा, अगर मौलिक अधिकार सरकार आपका लागू नहीं करती है, किसी मौलिक अधिकार को आपको हनन कर दिया, हनन मतलब किसी मौलिक अधिकार से आपको छीन लेती है या उससे वंचित करती है, मतलब कि उसको आपको नहीं देती, तो आप न्यायालय में जाके उसको दोबारा से आप ले सकते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में आप केस कर सकते हैं। तो इधर देखते हैं हम नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत देखते हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको सरकार न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये सरकार के पास है, ये लोगों को प्राप्त नहीं होते, ये केवल सरकार को प्राप्त होते हैं। क्योंकि ये सरकार को काम करने के लिए, कुछ और काम करने के लिए मजबूर करते हैं।
मौलिक अधिकार की तरफ देखते हैं। मौलिक अधिकारों का स्वरूप निष्पक्षात्मक होता है, मतलब कि ये निष्पक्षात्मक, किसी के पक्ष में नहीं होती है कि जात धर्म कुछ नहीं देखता है मौलिक अधिकार। ये केवल निष्पक्षात्मक होता है, किसी के पक्ष में नहीं होता है, और सरकार को शक्ति पर रोक लगाता है। सरकार की शक्ति पर रोक लगाता है, मतलब कि सरकार को कुछ और गलत करने के लिए रोक लगाता है। सरकार लोगों का हनन करने के लिए, लोगों को परेशान करने पर रोक लगाता है। मौलिक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखते हैं। सरकार पे शक्तियों पर तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को देखते हैं हम। हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का लक्ष्य आर्थिक और लोकतांत्रिक को स्थापित करना, मतलब कि राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है उसको, उसका लक्ष्य ये होता है आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। मैंने आपको पहले बताया था नीति निर्देशक सिद्धांत सरकार को प्राप्त हो ताकि वो लोगों का विकास कर सके, लोगों के राज्य के कल्याण के लिए हो। तो उसका यही कारण है, इसका लक्ष्य यही है, उसका मतलब उसका मोटिव यही है कि आर्थिक और लोकतांत्रिक का स्थापित कर, आर्थिक और लोकतंत्र का स्थापित कर सके। उसका लक्ष्य क्या है? आर्थिक और लोकतंत्र का स्थापना कर सके, आर्थिक और लोकतंत्र राज्य में स्थापित करे, उसका लक्ष्य ये है। मौलिक अधिकारों की तरफ देखते हैं हम अपने। मौलिक अधिकार जो हमारा है, तो हम अपने मौलिक अधिकारों की तरफ देखते हैं। तीसरा पॉइंट जो हमारा मौलिक अधिकार का है, मौलिक अधिकारों लोगों से संबंधित होते हैं, मतलब मौलिक अधिकार लोगों से संबंधित है, मतलब ये लोगों के लिए बनाए गए हैं, इसलिए ये लोगों से संबंधित होते हैं और ये लोगों के विकास में मदद करते हैं। ये लोगों से संबंधित होता है। आप ये बात ध्यान रखना, जो मौलिक अधिकार है हमारा, ये किससे संबंधित होते हैं? ये लोगों से संबंधित होते हैं। मौलिक अधिकार ये लोगों से संबंधित हो और ये लोगों के विकास में मदद करते हैं। विकास में कैसे मदद करते हैं? जैसे मैंने आपको पहले बताया शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार होगा तो विकास होगा। तो अपने हालांकि आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज से जुड़े होते हैं, मतलब नीति निर्देशक सिद्धांत समाज से कैसे जुड़े हैं? मतलब समाज लोगों के कल्याण से जुड़े होते हैं, लोगों के कल्याण के लिए होते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत, और ये समाज के विकास पर बल देते हैं। मतलब समाज के विकास पर सरकार को बल देते हैं कि समाज का विकास करे, लोगों का विकास करे। इसलिए ये नीति निर्देशक सिद्धांत जो होते हैं ये सरकारों को बल देते हैं कि समाज के ऊपर अब समाज का विकास कर सके, लोगों का विकास करते हैं। तो आगे चल के देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से क्या मतलब? नीति निर्देशक सिद्धांत मतलब कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन में जोड़े गए थे नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आप ध्यान रखना, कब जोड़े गए थे नीति निर्देशक सिद्धांत? 42वें संशोधन में। मैंने आपको पहले बताया नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। देखिए, ये मैंने आपको पहले बताया था नीति निर्देशक सिद्धांत क्या होते हैं। तो हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत ये होते हैं, नीति निर्देशक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये कब जोड़े गए थे? 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। नीति निर्देशक सिद्धांत 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने क्वेश्चन देखा कि संविधान में 42वें संशोधन द्वारा जोड़े गए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को का क्या मतलब था। तो हमारे जो पॉइंट वाइज ये है, तो जो पहला पॉइंट है वो है राज्य अपनी नीति का संचालन, मतलब राज्य अपनी नीति का मतलब अपने जो उन्होंने कानून बनाया है उसकी नीति का संचालन, मतलब उसकी नीति को मतलब संचालन मतलब उसकी नीति को इस प्रकार चलाएगा कि बच्चों को स्वास्थ्य, स्वतंत्रता और पूरा वातावरण में अपने विकास के लिए पूरा अवसर मिले। मतलब राज्य ऐसे कानून को बनाएगा जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको शिक्षा, स्वतंत्रता और वातावरण का मतलब समझिए पूरे देश में अपना विकास करने के लिए अवसर प्राप्त हो। ये उनका फर्स्ट क्वेश्चन का मानना था। तो आगे चल के देखते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, राज्य पर्यावरण की सुरक्षा और विकास तथा देश के वन तथा वन जीवों को सुरक्षित रखेंगे। राज्य को जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो पर्यावरण की सुरक्षा और विकास तथा देश के वन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा रखेंगे। जो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का जो संचालन उनकी नीति कैसे थी? उनकी नीति इस प्रकार थी, राज्य अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे और विकास तथा देश के वन तथा वन्य जीवों को सुरक्षित रखेंगे। ये उनकी नीति थी। तो थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना, और आपको इसमें क्या पसंद आया क्या नहीं पसंद आया इसके बारे में बताना नीचे कमेंट करके। थैंक यू।
और सब्सक्राइब करना चैनल सरस्वती पॉइंट को।